हेलो एवरीवन। हम लोग जो है 2025 का मॉडल सेट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूफिक नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 OH? तो इसका हमको निकालना है IUPAC नेम। तो बहुत सिंपल है। यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। और OH मतलब एल्कोहल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट। ऐसे ये पता होना चाहिए, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। आगे, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टूवर्ड्स ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के साथ जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो जिसके पास ज़्यादा बॉन्ड रहेगा ना, तो उसको वो ही क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इथीन में डबल बॉन्ड होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है, इथेन में तो सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम लोग का जो है सबसे ज़्यादा बॉन्ड इथाइन में होगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, है ना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। आगे, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बहुत आसान है। मोलारिटी हम लोग को फाइंड करने वाला है। तो मोलारिटी का फार्मूला हम लोग का होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, बटे वॉल्यूम इन लीटर ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए। ये होता है फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 5 मोल, तो 5 बटे वॉल्यूम दिया हुआ है कितना लीटर? 2 लीटर, है ना। मॉल्स में दिया हुआ है इसलिए वो नंबर ऑफ मॉल्स है 5, लीटर मतलब वॉल्यूम है ना। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2.5। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो जाएगा। 2.5 मोलर, एम मतलब मोलर होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है। हम लोग का क्या होता है ना, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए देखते हैं कितना कौन परसेंट है। कार्बन हम लोग का है 40%, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लोग का ये रहा 6.7%, 6.7%। और ऑक्सीजन है हम लोग का, ऑक्सीजन है 53.3%। हम लोग क्या करते हैं ना, ये सबको अपने ही मास से डिवाइड करते हैं। कार्बन को कार्बन के मास से डिवाइड करेंगे, तो 40 डिवाइड 12। ठीक है, तो कितना आएगा? 12 से 40, 40 को 12 से भाग देंगे तो 3.3 समथिंग, लगभग इतना आ रहा है, 3.3, है ना। इसको डिवाइड करेंगे इसका मास से, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ये याद होना चाहिए सबका मास, नहीं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके मास से हम डिवाइड करेंगे तो ये 6.7 ही रहेगा। इसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा, ये भी सम अप्रोक्स 3.3 ही आएगा ना। तो सबको हम अपने मास, खुद के मास से करेंगे। कार्बन का 12 है तो 12 से डिवाइड किया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 से डिवाइड किया इसको, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 से डिवाइड किया इसको। अब जो रिजल्ट आया उनमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा जो है उसी से हम सभी को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 3.3 सबसे छोटा है, तो हम सभी को 3.3 से डिवाइड करेंगे। इसको भी हाँ, ये 3.3, इसको भी डिवाइड करेंगे 3.3 से।
और 6.7 इसको भी डिवाइड करेंगे 3.3 से, और जो लास्ट वाला 3.3 है उसको भी 3.3 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, और बीच वाला अप्रोक्स 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3.3 2 से ये करेंगे तो 6.6 आ जाएगा, तो लगभग 2 ही है, और नीचे वाला भी 1। तो हम लोग जो है कार्बन सॉल्व किए तो वो 1 आया, हाइड्रोजन 2 आया, ऑक्सीजन 1 आ गया, है ना। तो ये हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ऐसा कौन सा है जहाँ पर हम लोग का CH2H, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए हम लोग का राइट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर वो है ना, CH2H, ऑप्शन ए है ना, ये हो गया। अब द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल विथ n इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू अगर 3 रहेगा तो हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आसान है ना, हार्ड नहीं है। n का वैल्यू हम लोग का 3 दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, हम 3 सब सेल का ले लेते हैं। ठीक है, वन टू थ्री। ठीक है, हम लोग को पता है SP D तक लेंगे। ठीक है, हम लोग का क्या होता है ना, अगर n इक्वल टू 3 दिया रहता है तो l का वैल्यू उससे जस्ट एक छोटा होता है, यानी 2। अगर 2 है l का वैल्यू, तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो सकता है। तो हम लोग का जो है n का वैल्यू अगर 3 है तो जरूरी नहीं है कि ये l का वैल्यू 2 ही रहेगा, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी रह सकता है। मतलब n से l का वैल्यू हमेशा छोटा ही होता है। तो हम क्या क्या पॉसिबल है, s हो सकता है, मतलब s 0, s का क्या होता है 0 होता है, p का 1 होता है, और d का 2 होता है। तो ये जो l का वैल्यू है वो ये होता है। ठीक है, s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, और d के लिए l का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पर हम बोले अगर n इक्वल टू 3 है तो हम जो है l का वैल्यू 2 तक ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं ना, सबको ले सकते हैं। हमको टोटल वाला है तो टोटल हम लिख देंगे 0। s के लिए एक डिब्बा बनता है, p के लिए हम लोग का 3 डिब्बा बनता है, डिब्बा मतलब इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, और d के लिए 5 डिब्बा बनता है, 5 गो ऑर्बिटल। तो हमको टोटल नंबर ऑर्बिटल पूछा है, तो हम सबको गिन लेते हैं। यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर टोटल 3 है, तो 1 और 3 हो गया 4, 4 और यहाँ 5, यानी टोटल हो गया 9। तो 9 गो हम लोग का ऑर्बिटल हो गया टोटल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज अप्रोक्सीमेट। तो बॉन्ड एंगल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, n का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी हम n का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 को अगर हम 10 क्लास के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे म्यूजिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। ठीक है, 7 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 25 आएगा, यानी वाह आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 5। तो हाइब्रिड नंबर हम लोग निकाल लेते हैं,
हाइब्रिड नंबर। हाइब्रिड नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको लेते हैं। 5 है तो 5 प्लस कौन है, और इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके आउटर में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। 1 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे, बटा बटा में हम लोग क्या करेंगे ना, कभी कभी हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, कभी कभी 2 से डिवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोग का जो है ऊपर वाला कितना आ रहा है। ऊपर वाला सॉल्व करने पर अगर 8 या 8 से छोटा आएगा तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे ना, तो 3 1 जा 3, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 आएगा तो हम लोग का ये क्या है, 8 आ रहा है। 8 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 8 या 8 से छोटा आएगा तो 2 से डिवाइड होगा। तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होता है। तो 3 1 जा 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8/2, यानी कितना आएगा 4। अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 आता है तो हम लोग का क्या शेप कैसे बनता है, ये एक टेबल होता है, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 आया तो हम लोग का इसका शेप बनता है टेट्राहेड्रल के जैसा, यानी इस तरह से, इधर एक एच, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और ऊपर में लोन पेयर, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर में कितना 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 3 गो ये बॉन्ड में पार्टिसिपेंट किया 3 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर के रूप में इस तरह से रहेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब हम लोग का जो है, जो टेट्राहेड्रल शेप है, यानी इस तरह का जो शेप है, इसका एंगल होता है 109 109 के अप्रोक्स होता है। तो जब लोन पेयर होगा तो ये लोन जितना एक लोन पेयर रहेगा तो वो 2 घटा देता है। अगर 109 है तो इसमें 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 107, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है तो 2 घटाएगा, 2 लोन पेयर रहता तो 5 घटा देता, ठीक है। ये रूल या याद करके रखना। तो इसका आंसर हो गया ये। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म इन कंबशन रिएक्शन। तो ये याद करके रखना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 मोल में -285 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है इतना। ये याद रखोगे, 2 मोल्स अगर दिया रहेगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। नहीं नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 मोल्स दिया रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा हिट देना पड़ेगा, जितना मोल्स रहेगा उतना ज़्यादा हिट देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस। देखिए एसिड में क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स में 1 गो हाइड्रोजन है, तो एसिड है तो हाइड्रोजन और 1 गो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा H2CO3, ठीक है। तो ये वाला बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, है ना। अब अगर बेस बोलता तो यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको हटा देते हैं ना, बेस में हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है, एसिड में हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ऐड कर दिए क्योंकि ये एसिड है। अगला क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग को जो है स्पेशल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, तो सबका हम निकाल पाएंगे, है ना। हमको आयरन का निकालने बोला है तो आयरन को हम एक्स मानेंगे। Fe2 लगा हुआ है, Fe को ही आयरन बोलते हैं, ठीक है। Fe को आयरन बोलते हैं तो Fe के लिए एक्स माने,
नीचे में 2 है, इसका मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा। Fe जो है 2 गो है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। ऑक्सीजन का याद रखो कि कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना गो है यहाँ पर, 3 गो है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, x गुना 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 इक्वल टू 0। अब 2x इक्वल टू -6 है, उस पर ले जाएंगे तो +6। अब 2 को इस पर ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2। डिवाइड करेंगे तो आ गया +3, है ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। अब इनमें से कौन सा जो है एल्डिहाइड का है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये पता होना चाहिए, ये जो फर्स्ट वाला है वो अल्कोहल है, OH को अल्कोहल बोलते हैं। अब दूसरा यहाँ पर CHO, इसको एल्डिहाइड कहते हैं, तो आंसर यही वाला होगा। इसका COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और NH3 को अमीन्स बोलते हैं, है ना। NH2 को अमीन्स बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के लिए क्या होता है ना, उसके लिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि बेंजीन में होता है। बेंजीन का हम स्ट्रक्चर इधर दिखा देते हैं, ये रहा बेंजीन का। अल्टरनेट मतलब क्या होता है ना, एक के बाद एक, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, ऐसे अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का, तो ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। रेजोनेंस होने के लिए ऐसे होना जरूरी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन है जो रेजोनेंस शो करता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। इथीन में जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका। तो सबसे पहले अगर नहीं पता है कि मतलब इथीन जो है एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन ये सब अगर पता है तो बहुत आसान है ना। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ये पता होना चाहिए। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल रहा है इथीन मतलब ये एल्कीन ग्रुप का है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम sp2 कहते हैं ना, sp2 कहते हैं। ये रहा हम लोग का क्या शॉर्ट ट्रिक है ये। जो एल्कीन होता है वो sp2 होता है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो वो sp2 वाला होते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो sp3 होते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो sp होते हैं। यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो sp3 होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड का होता है तो sp2, एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड का होता है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। अब कैसे पहचानेंगे, लास्ट में देखो ENE लगा हुआ है मतलब ये एल्कीन है, ANE लगा हुआ है मतलब एल्केन है, और YNE लगा रहेगा तो एल्काइन है। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में इथीन है, मतलब लास्ट में ENE लगा हुआ है, तो यहाँ से हम पहचान लिए कि ये एल्कीन है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसका sp2 होता है, ठीक है। ये याद रखोगे। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है sp3, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें होता है sp, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उस वो होता है sp, है ना। सिंगल बॉन्ड में sp3, डबल बॉन्ड में sp2, और ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, ये याद रखो। और सिंगल बॉन्ड किस में होता है, एल्केन में, डबल बॉन्ड एल्कीन में, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में होता है, ये भी याद रखोगे, है ना। और नहीं तो काउंट्स भी कर सकते हैं, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है,
फिर 8 से डिवाइड करेंगे या फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल शॉर्ट ट्रिक याद रखो। आगे, व्हाट इज द यूफेक नेम ऑफ CH3 CH2 CHO। यहाँ पर देखो 3 कार्बन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन में 3 कार्बन है हम लोग के पास। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन यहाँ पर 2 गो है। अब CHO है मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के सफिक्स को हम लोग कहते हैं Al। अगर लास्ट में OH रहता तो उसका सफिक्स होता OL। जो अल्कोहल का सफिक्स होता है वो OL होता है। यहाँ CHO है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है हम लोग का Al, है ना। इसके बाद अगर CO होता कीटोन तो उसका सफिक्स होता है ONE, और कार्बोक्सिलिक होता तो ओइक एसिड होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उतना चर्चा नहीं करेंगे। इसका CHO है यानी एल्डिहाइड है, यानी लास्ट में Al लगा होना चाहिए। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन एल्डिहाइड, इसलिए Al लास्ट में लगा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, है ना। अब आगे देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्शन सब बहुत आसान होता है। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आंसर रिएक्शन क्या कहलाएगा? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पर पूछता है हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजिनेशन होता, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ कराते तो नाइट्रेशन होता, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते तो सल्फोनेशन। सबका नाम से ही पता चल रहा है। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजिनेशन, हेलोजन एटम के साथ हेलोजिनेशन, नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेशन होता है ना। अब आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब एल्केन को ही हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो एल्केन देखेंगे कौन सा है। एल्केन मतलब लास्ट में ANE लगा रहेगा, तो ऐसा कौन है? ये C नंबर में है ना, C नंबर में ऐसा है जो ANE लगा हुआ है, बाद बाकी में नहीं लगा हुआ है। तो ये एल्केन वाला जो है वो सैचुरेटेड होता है, बाद बाकी एल्किन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है? एल्काइन है क्योंकि YNE लास्ट में लगा हुआ है। सेकेंड वाला एल्कीन है क्योंकि ENE लगा हुआ है सेकेंड में, और लास्ट वाला भी एल्कीन है क्योंकि लास्ट में ENE लगा हुआ है। तो इससे हम पहचान लेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कौन कौन सा है। तो C नंबर एल्केन था, तो वो हो गया सैचुरेटेड आंसर। अब विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन द नोबेल गैस हीलियम, नियोन एंड आर्गन। ठीक है, तो ये अलग अलग पीरियड पे डिपेंड करता है। हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, नियोन सेकंड पीरियड में, और आर्गन थर्ड पीरियड में होता है ना। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना तो सब अलग अलग पीरियड में होंगे। तो ये सभी जो है अलग अलग हैं। फर्स्ट पीरियड में हीलियम, सेकंड पीरियड में नियोन, थर्ड पीरियड में आर्गन। तो ये ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो गया ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इनमें से किसका बॉन्ड तोड़ने में हम लोग को ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा हम लोग को, इसके लिए हम लोग को थोड़ा शॉर्ट में हम बता देते हैं। हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद है ऑक्सीजन, और टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड जो है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जितना होता है उतना ही बनता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1, तो इसलिए
के बीच का बॉन्ड एक ही को होता है। क्लोरीन का भी एक ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका भी एक बॉन्ड। ऑक्सीजन का 2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए 2 बॉन्ड। नाइट्रोजन का 3 होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करता है। तो सबका हम बॉन्ड ऐसे लिख दिए। अब एनर्जी किस में लगेगा सबसे ज़्यादा? अब देखो यहाँ एक ही बॉन्ड है तो तोड़ने में आसानी हो जाएगी ये दोनों को। अब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा कठिनाई होगी ना। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो थोड़ा एनर्जी, और एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो और थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा। अब इसके पास सेम टू सेम ऐसे ही बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, 3 गो बॉन्ड है, तो 3 गो बॉन्ड तोड़ने में हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा। अब खुद ही ट्राई करो, अगर एक डंडा हम तोड़ने बोलेंगे तो सिंपल तोड़ दोगे बहुत जल्दी। अगर 2 डंडा तोड़ने बोलेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और 3 डंडा तोड़ने बोलेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, N2। इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। अब अगला देख लेते हैं, द शेप ऑफ XeF4। द शेप ऑफ XeF4, इसका क्या होता है ना, 4 यहाँ पर Xe तो सेंट्रल एटम है, F4, F कितना को है, 4 को है। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, Xe। अगर लिगेंड्स 4 को है, मतलब साइड वाला, ये Xe तो एक ही को है, तो इसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। जो अकेला रहता है वो सेंट्रल एटम होता है। इसके बाद जो ज़्यादा रहता है उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। अगर लिगेंड्स 4 को है तो हम लोग का 2 पॉसिबल हो सकता है, या तो बनेगा वो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। हाँ, ये 2 चीज़ बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको देखते हैं। टेट्राहेड्रल अगर बनेगा तो हम लोग का जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन नंबर आना चाहिए हम लोग का 4। अब यहाँ पर देखोगे ना, हाइब्रिडाइजेशन कुछ और ही आएगा, क्योंकि एक्सी का जो है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस नहीं, एफ का फ्लोरीन का जो है बाहर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना तो उसका 7 होता है। ठीक है, और ये 4 गो है फ्लोरीन, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे 8 करेंगे, है ना, क्योंकि ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो ये 8 से बड़ा आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो 4 7 जा 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हम नहीं, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36, 36 हो जाएगा। अब 36 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं 8 4 32। इसका जो रिमाइंडर आया शेषफल, उसको हम इधर में लिखेंगे, कितना आया, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा, 8 4 32, 32 33 34 35 36, 4 बचा। जो रिमाइंडर आता है ना उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। पहले 8 से डिवाइड किए, इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4 और 2। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, तो यहाँ का 4 और ये वाला 2, कितना हो जाएगा टोटल 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, हाइब्रिड नंबर 6 आ गया। तो 6 आ गया, इसका मतलब ये आ गया, हाँ, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल जब 4 आता है हाइब्रिड नंबर तभी जाके ये टेट्राहेड्रल आता है। यहाँ 6 आएगा और लिगेंड्स हम लोग का 4 है तो वो स्क्वायर कहलाएगा ना, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। अच्छा, पोलर के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि पोलर होने के लिए हम लोग का जो है
दूर दूर वाला एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं पता है तो क्या क्या पीरियोडिक टेबल थोड़ा पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, और 16 मतलब पी ब्लॉक एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट्स और पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट्स जो है उसका उसके बीच बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट इसको छोड़ के, क्या बोलते हैं, कार्बन के साथ छोड़ के, क्योंकि कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कार्बन को छोड़ के जो दूसरा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हैं तो उसको हम पोलर बॉन्ड बोलेंगे। अब देखो, कार्बन भी पी ब्लॉक, फर्स्ट नंबर में कार्बन भी और ऑक्सीजन दोनों पी ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो ये पोलर नहीं है। दूसरा कार्बन के साथ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी पोलर नहीं है। यहाँ पर देखो सी नंबर में NH3 है ना, N पी ब्लॉक का है और H जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो ये दोनों का बॉन्ड है, इसका मतलब ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद BF देखो, दोनों वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ये पोलर नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग पता लगा लेंगे। अगला क्या है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 25 ml सॉल्यूशन। तो ये बहुत आसान है ना। आसान कैसे है, इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। हम लोग का जगह कम है। हाँ, तो इसका फार्मूला होता है मोलारिटी का, अगर नंबर ऑफ मोल दिया रहता तो क्या होता, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, तो गिवन मास WB बटा MB मॉलिक्यूलर मास गुना, अगर मिलीलीटर में दिया है तो 1000 बटे वॉल्यूम इन ml, ml मतलब मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर 1000 लगेगा, अगर लीटर में दिया है तो ऊपर 1 लगेगा, है ना, 1 बाय वॉल्यूम होता। अब गिवन मास कितना है यहाँ पर 5 ग्राम, तो 5 ग्राम हम लिख दिए, बटे मॉलिक्यूलर मास किसका निकलना है हमको, NaOH का। Na का मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, Na का होता है कितना 23, O का होता है 16, H का होता है 1। सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 40, है ना, 40 आ गया। फिर 1000 बटे बटे में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, तो 250 हम लिख देते हैं। अब काटते हैं ये सबको, ये ज़ीरो कटा, यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो कटा। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 5 जा 25। अब ये 5 को ऊपर वाला 10 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ऊपर में 2 बचा हुआ है, नीचे में 4 बचा हुआ है, तो इसको भी काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी फाइनली क्या आ गया 1/2। अब 1/2 को सॉल्व करेंगे, 0 पॉइंट कितना आएगा 5, 0.5 यानी C नंबर आ जाएगा आंसर हम लोग का। ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, किसके पास जो है मास परसेंटेज ज़्यादा होगा कार्बन का, है ना। तो ये हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जिसके पास कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी ना, जिसके पास कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा तो उसका मास परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ ऊपर वाला में मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन वाला आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हालांकि सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, फिर भी एक को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, है ना। देखो, कार्बन CH4 है, ऊपर वाला हम लिख देते हैं CH4। कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। 4 को हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 12 जोड़ेंगे तो 16, ये हो गया। अब कार्बन का निकालने वाला है पर मास परसेंटेज, तो कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 बटे टोटल कितना है 16, तो 16 गुना 100, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, 4 चौका 16, फिर से इसको काटेंगे 4 25 में 100, ठीक है। 100 को 4 से काट दिया तो 25 बार में गया, फिर 25 और 3 को गुना करेंगे तो 25 तिया 75, तो 75% हो गया CH4 में C का मास परसेंट। अब सेम टू सेम अगर इथेन में सॉल्व करेंगे C2H6 में, तो टोटल कार्बन कितना है, कार्बन का मास होता है कितना, कार्बन का मास होता है 12, तो हम 12 लिख दिए। 2 को कार्बन है तो 2 से गुना करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 गो है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 12 दुगुना 24 और 6 कम 6, 24 और 6 हो गया 30, है ना। 30 हो गया टोटल। कार्बन का निकालने वाला है तो कार्बन का कितना होगा, 2 कार्बन है तो 12 दुगुना 24, तो 24 लिख देंगे, 12 दुगुना 24 बटे टोटल कितना है 30 गुना 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो आप सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल, 3 से काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ 8, यहाँ पर ऊपर में 8 बचा और यहाँ पर 10 बचा, तो 8 10 से 80। देखो यहाँ पर कितना था पहले वाला में 75 था, यहाँ पर 80 आ गया, यानी जैसे हम लोग का कार्बन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से चेक करोगे तो हम लोग का फाइनली ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हम लोग का कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस बोला है तो हम लोग का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कुछ बातें। जितना भी गैस होते हैं ना, नोबेल गैस को छोड़ के सब डाई फॉर्म में रहते हैं ना, जैसे कि H2O2, ऐसे टू टू रहते हैं गैस, जितना भी गैस है नोबेल गैस को छोड़ के। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है PV इक्वल टू NRT, इस फार्मूला से हम लोग निकाल देंगे। अब हम लोग को निकालने क्या वाला है, निकालने वाला है हम लोग को नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालने वाला है। तो हम पहले नंबर ऑफ मॉल निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों r को इस पर ले आएंगे तो बट्टे में चल जाएंगे, यानी PV बट्टे RT, ये हो जाएगा। अब
पी का मान तो नहीं दिया हुआ है तो 1 बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एच टी पी बोला है ना, तो स्टैंडर्ड बोला है, टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड रखना है। तो ये हो गया 1। वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 11.2 वॉल्यूम बटे आर, जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है, ये याद रखना है, 0.0821 821 हो गया। फिर हम लोग का क्या है, टी, टी जो है उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, 273 273 होता है इसका स्टैंडर्ड। अब फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 3.3.1 तो नहीं आएगा, आएगा तो हाँ 2 आएगा, ठीक है। इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का कितना आएगा, ये 2 आएगा। अगर आप में मल्टीप्लाई कर लेना तो ये 2 आ गया। हम लोग का क्या होता है ना, 2 नहीं कुछ तो है, 111, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। हम कुछ और ही लिख रहे थे, 1/2 आएगा। अब 1/2 आएगा तो एक बात बताते हैं, नंबर ऑफ मोल जो है उसका एक एटम बराबर होता है 6.02 6.02 इंटू 10 का पावर 23 होता है ना, एक मोल का वैल्यू है ना। यहाँ पर तो क्या बोला है, हाफ मोल, तो इसको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ कर देते हैं। ये ऑक्सीजन का बोला है, एक मोल का इतना होता है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल एक मोल का इतना होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23, लेकिन हाफ मोल का निकालना है और वो भी डाई ऑक्सीजन का, तो डाई है इसलिए 2 लगाएंगे, हाफ मोल का निकालना है इसलिए हाफ लगाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक मोल का, है ना, तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 वो रहेगा 10 का पावर 23। अब देखो ये बट्टे 2 ऊपर वाला 2 कटेगा तो बचेगा कौन, ये 6.02 इंटू 10 का पावर 23, तो ये हो गया आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, द व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विथ 40% ऑफ कार्बन, 6.7% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं थे, इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा CH2O। इसी ईयर में हम लोग इसी वीडियो में आगे में सॉल्व किए थे, है ना। अब आगे देखते हैं, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द सेफ एंड ऑर्बिटल सेफ सेप ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है। सेप कौन बताता है, तो ध्यान रखोगे, प्रिंसिपल जो है वो साइज बताता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो साइज बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर वो शेप बताता है, तो ये हो गया आंसर। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है कि ओरिजिन कहाँ से होना है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर वो डायरेक्शंस को बताता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे क्या है,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है सेल में तो इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी, 2n²। ठीक है, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला, 2n²। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज द डी ब्रोली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास। इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होता है ना, वेवलेंथ का एक फार्मूला होता है h/mv। ठीक है, h का मान दिया हुआ है 6.62 6.63 दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻34 ये होता है। कभी कभी नहीं दिया रहता है तो हमको याद रखना पड़ेगा ना ये वैल्यू। इसके बाद मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी दिया हुआ है 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10⁻⁻31 और यहाँ का 31 को काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3 को, है ना, 3 को 10 का पावर में बचेगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड करते हैं, ये दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का 0.963 फिर इधर जाएगा तो 33। हाँ, पॉइंट के बाद हम लोग दो डिजिट लिखते हैं। हम ये क्या किए ना, ऊपर वाला से नीचे वाला को डिवाइड किए तो इतना आ गया। अब पावर वाला को आपस में सॉल्व करेंगे। ऊपर में पावर बचा हुआ है -3 और नीचे में 10⁻⁷। नीचे वाला पावर को ऊपर ले जाएंगे ना तो वो माइनस हो जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, तो -3 और ये भी ऊपर जाएगा तो -7। टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 -3 और -7 हो गया -10। अब पॉइंट आंसर में है, ये आंसर में नहीं है, हालांकि ऑप्शन ए दिख रहा है ऐसा। पॉइंट को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ना तो यहाँ पर पावर में भी एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है हम लोग का भी। अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब कैसे पता करेंगे जिसका 34 एटॉमिक नंबर हो। अगर तुम लोग को एटॉमिक नंबर 34 नहीं पता कि किसका एटॉमिक नंबर है, वो किस ब्लॉक में बिलोंग करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पहले क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 क्या हो गया इसका, इसके बाद 4s नहीं 4p। इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, टोटल 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 18 2 हो गया हम लोग का 20 20 और 10 30 30 और 4 34, है ना। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका। अब ये पता होना चाहिए कि एस में
कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये पता होना चाहिए और ये रूल्स पता होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसके बाद 4p आता है। ये हमको पता होना चाहिए। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, यहाँ बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं इसमें, वो स्पेशल थ्योरी क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पर देखो लास्ट में पी से लास्ट हो गया ना, तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ठीक है। पी ब्लॉक का ये एलिमेंट्स है, लास्ट में पी आया मतलब वो पी ब्लॉक का है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसके पास जो है इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये एक्सेप्शंस है, इसको याद रखोगे। क्लोरीन, क्लोरीन के पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज, ठीक है, नाइट्रोजन का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है क्यों ऑक्सीजन से। कारण क्या है? नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, नाइट्रोजन जो है साइज में स्मॉल होता है। नहीं, ये रीज़न नहीं है, क्योंकि साइज में ऑक्सीजन छोटा होता है। अगला, नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, हाँ ये सही बात है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का कारण ये है, नाइट्रोजन के पास जो है हाफ पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। हाफ फील्ड जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, सबसे ज़्यादा नहीं, फुल फील्ड से थोड़ा कम, तो एनर्जी ज़्यादा लेने का कारण है ये हाफ फील्ड। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आगे करते हैं, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन सा है अल्कलाइन अर्थ मेटल? तो याद रखना है, सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल को बोलते हैं। तो सेकेंड ग्रुप में कौन होता है? मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम जो है वो सेकेंड ग्रुप में आता है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज, एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड्स यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो वो घटते जाएगा, रेडियस जो है घटते जाएगा। कारण क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? डिक्रीज होता है इसका साइज। आगे, इन द रिएक्शन 2Na प्लस Cl2 2NaCl विच इज ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडाइज हो गया? अब देखो, जो अकेला रहता है ना, जैसे कि Na यहाँ पर Na अकेला है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो इसका होता है ज़ीरो, Na का ज़ीरो प्लस Cl2 है, इसका भी Cl अकेला है तो ज़ीरो। जैसे ही दोनों मिल जाएंगे ना NaCl, तो इसका चार्ज गिनाएगा, ठीक है। याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का +1 होता है और सेकेंड 17 ग्रुप का -1 होता है। तो सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो इसका +1 होगा, और Cl 17 ग्रुप का है तो -1 होता है इसका, है ना। अब देखो, सोडियम 0 से +1 में गया यानी ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन जो है 0 से -1 में गया यानी रिड्यूसिंग हो गया। 0 से -1 जो है छोटा होता है, तो घट गया नंबर, तो वो रिड्यूस हो गया, है ना। तो ऑक्सीडाइज किसका हो गया? Na का, तो आंसर हो गया Na। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, क्रोमियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो के जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो उसका +1 होता है, तो +1, 2 गो है के तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Cr का तो निकालना है तो उसको x मानेंगे,
गुना 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -1 होता है तो -1, नहीं -2 होता है तो -2, 7 गो है तो 7 से गुना करेंगे इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, तो 2 लिखे, प्लस x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, -2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ +2 और -14 सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2x - 12 इक्वल टू 0। अब 2x इक्वल टू -12 है, इस पर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। अब 2 को इस पर ले आएंगे तो बटा 2 हो जाएगा, तो यहीं पर हम काट देते हैं, 2 6 जा 12, यानी x इक्वल टू कितना आया, 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द चार्ज इन एंथैल्पी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ये याद रखना है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में नेगेटिव चार्ज होता है। आगे, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन एंट्रोपी। ये भी याद रखना है, एंट्रोपी जो है कौन सा लॉ डिफाइन करता है, वो सेकेंड लॉ डिफाइन करता है ना, थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। आगे क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ के ऑफ ए equilibrium constant of a reaction is 10. What will happen if the concentration of the product is increase? अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, अच्छा चलो हम रिएक्शन के माध्यम से ये करते हैं, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये आगे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, इधर वाला को प्रोडक्ट, ठीक है। एरो के इस पर वाला को प्रोडक्ट और इस पर वाला को रिएक्टेंट कहेंगे, इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। जब प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर भागेगा, है ना, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड, है ना। और जब रिएक्टेंट यानी ए को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड कहलाएगा, फॉरवर्ड होगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड होगा रिएक्शन। अब यहाँ क्या बोला है, व्हाट हैपेंड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, यानी ये जो बी है प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, है ना, इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 250 डिग्री सेल्सियस इज, न्यूट्रल है तो उसका क्या होता है, 0 होता है, ये पता होना चाहिए सबको, है ना। अगर एसिड है तो क्या होगा, 7 से छोटा होगा पीएच वैल्यू, बेस है तो 7 से ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू, और न्यूट्रल है तो 0 होगा, है ना, ये याद रखना है। अरे नहीं, 0 नहीं, 7 हम भूल जाते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रल है तो 7 होता है, 7 से छोटा एसिड, 7 से बड़ा बेस, और 7 में न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल बोला है तो आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अब विच ऑफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लुईस बेस। लुईस बेस में क्या होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बचे रहते हैं, जो सेंट्रल एटम होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। अगर बी का देखेंगे ना, यहाँ पर बी से ए नंबर में बी सेंट्रल एटम है, तो बी का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3, यानी बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो F 3 गो है, यानी तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड में पार्टिसिपेंट किया है, क्योंकि F 3 गो है तो एक एक गो इलेक्ट्रॉन 3 गो F ले लिया है। बी में 3 F है ना, इधर एक F, इधर एक F, इधर एक F, तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चुका है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो ये बेस नहीं है। आगे NH3 में देखेंगे, N का एटॉमिक नंबर होता है 7,
तो इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 5 होगा, यानी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 5। फिर तो N हो गया, इसके पास 3 गो हाइड्रोजन है तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तो 3 गो वो हाइड्रोजन ले चुके हैं। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास टोटल 5 गो है बाहर में, 3 गो तो वो हाइड्रोजन ले गए हैं, तो 2 गो तो बचा हुआ है ना, 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है एक्स्ट्रा। तो ये अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको हम बोलेंगे बेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बाद बाकी आंसर नहीं होगा, बाद बाकी में ऐसे लोन पेयर नहीं बचेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, कॉमन आयन जो है कहाँ पर मिलेगा हमको, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। कॉमन आयन हम लोग को देखने को मिलेगा कहाँ पर, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में। जब दोनों चार्ज जो है इक्विलिब्रियम रहेंगे प्लस माइनस, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में हमको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।